कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने देहात और शहर इसका भाग पहला पढ़ा है, जिसमें देहात शहर को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बता रहा है। आज के वीडियो में हम शहर ने देहात को जो पत्र लिखा है वह पढ़ेंगे। दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो देखो यहाँ शहर जो है देहात के पत्रों को अब उत्तर लिख रहा है। पत्र जिस दिन लिखा जा रहा है वह दिन 15 अगस्त का है, मतलब उस दिन स्वतंत्रता दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। उपलक्ष्य इसका मतलब है अवसर या मौका। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई शहर देहात को दे रहा है। अब यहाँ देहात का जो पत्र मिला था शहर को, तो उस पत्र द्वारा प्रगति भी समझ में आई और क्या दुख है देहात का यह भी समझ में आया था। तो शहर उसे समझा रहा है। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन इसका मतलब है बदलाव। हमेशा बदलाव होता रहता है। तो धीरे धीरे और भी विकास होगा, यह ढाढ़स शहर देहात को बधा रहा है। वह क्या कहता है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी धीरे धीरे सब कुछ बदलता है, यही बात शहर देहात को समझा रहा है। उसके लिए उसने एक उदाहरण दिया है। माली सींचे 100 घड़ा। माली जो है वो बाग में, उपवन में क्या करता है? 100 घड़ा सींचता है। सींचना यानी पानी देना। घड़ा इसका मतलब मटका या गगरी। तो माली जो बागों में पेड़ पौधे हैं उनको 100 बार पानी देता है, लेकिन पानी देने के बाद यकायक फल फूल आते हैं क्या? नहीं। जब ऋतु होती है तभी फल आते हैं, तभी फूल आते हैं। यही बात शहर देहात को समझा रहा है कि तुम्हारा भी धीरे धीरे विकास होगा। माना कि कुछ परेशानियां हैं,
वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। देखो, पिछले पत्र में देहात ने शहर को बताया था कि जो देहात के लोग हैं, रोजगार के लिए देहात छोड़कर शहर भागते हैं, वहां के चमक धमक में पड़ जाते हैं, वही रह जाते हैं। तो अब शहर उसे बता रहा है कि जो लोग गांव से यहाँ आते हैं, वे यहाँ आकर भी सुखी नहीं है। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा होना, इसका मतलब योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना। तो यह क्या है कि शहर की चकाचौंध देखकर लोगों को दूर से लगता है कि कितना अच्छा है, लेकिन जो यहाँ आता है, जो यहाँ गरीब बस्ती में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, यहाँ भी उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है, तो वे ही उनके हालात जानते हैं। कितने भी व्यक्ति अच्छे क्यों न हो, उनको यहाँ ठीक से रहने को नहीं, खाने को नहीं मिलता है। इसलिए कहा है कि चिराग तले अंधेरा है। अब ये लोग, गांव से आए हुए लोग, जिन बस्तियों में, जिन हालात में रहते हैं, अगर शहर देहात को सुनाता तो क्या होता। देहात और भी बेचैन और भी व्यथित हो जाता। व्यथित होना, इसका मतलब दुख होना। तो उनका हाल सुनकर देहात को और भी दुख हो सकता है। तो शहर भी यहाँ परेशान है, क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से वह परेशान हो उठा है। भीड़, इसका मतलब जन समूह या समुदाय। लोग झुंड में शहर आते हैं तो यहाँ की भीड़ बढ़ती है, और शहर भी यहाँ परेशान हो गया है इस भीड़ से। और जिस चमक दमक की बात तुम करते हो, वो सबको कहाँ उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि शहर में कुछ धनवान लोग हैं, तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको ये चमक दमक नसीब नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रहकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, तो वहाँ की बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो देखो, अब शहर देहात को क्या क्या परिवर्तन करने के लिए सुझा रहा है। पहले क्या है कि देहात में अपना महत्व समझाना है, क्योंकि देहात में जो वातावरण है बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। और देहात के लोगों ने छोटा परिवार, सुखी परिवार, यह बात भी समझनी चाहिए। साथ ही देहात के सामने जो बुराइयां हैं, गुटबाजी है या अशिक्षित है, तो ये सारी बुराइयों को दूर रखकर उनको विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, विभिन्न, इसका मतलब अलग अलग व्यावसायिक कौशलों के बारे में और कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा है। हाँ, ये सारी बातें जो हम शहर में जगह न होने की वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन देहात के जो बच्चे हैं, वहाँ चाहे जितना दौड़ सकते हैं। नदी है, तालाब है, तो उसमें तैरते हैं।
वहां के पेड़ों पर चढ़कर फल निकालते हैं, चढ़कर उतरना जानते हैं। तो ये सारी बातें देहात के बच्चों की रग रग में रची बसी है। रग रग में रचा बसा होना, इसका मतलब अधिक उत्साह या चंचलता होना। तो यहाँ ये जो बच्चे हैं, इनमें ये सारी बातें होती है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। आज जो भी खिलाड़ी है, जिनका नाम हुआ है, जो आगे बढ़े हैं, विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए हैं, वे कहाँ से आए हैं? इस तरह देहात से ही वे आए हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। किन्हें प्रोत्साहित करना है? ऐसे बच्चों को जो खेल में अच्छे हैं, उनको प्रोत्साहित करना नैतिक जिम्मेदारी है देहात की। नैतिक यानी नीति के अनुसार। ये जिम्मेदारी किसकी है? देहात की है, ऐसे शहर उसे कह रहा है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। देखो, अभी शहर देहात को और भी कुछ सुझाव दे रहा है कि ये जो बच्चे हैं देहात के, जो खेल कूद में बहुत होशियार होते हैं, तो उन्हें खेल संबंधी और मार्गदर्शन देकर हमारा देश खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। उसी तरह गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तो इस तरह और भी कुछ सुझाव दे रहा है। तो अब जो देहात है या शहर है, दोनों के सामने जो समस्याएं है, उसके मूल कारण बढ़ती हुई आबादी है। आबादी इसका मतलब है जनसंख्या, लोक संख्या। दिन ब दिन जो लोक संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अशिक्षा, पढ़ा लिखा न होना, तो इसके कारण भी बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। और है गरीबी। तो ये सारी समस्याएं जो है, ये आबादी के कारण दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। जो देहात के लोग हैं, शहर में रोजगार की तलाश में जाते हैं, उन्हें कम करना चाहिए, ऐसे शहर बता रहा है। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता इसका मतलब है एक दूसरे की सहायता करना। तो गांव के लोग आपस में ही मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करने लगेंगे, तो उनके जो व्यवसाय है वो बढ़ जाएंगे और उन्हें फिर शहर की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, पुराने जमाने में गांव में ही सब चीजें मिल जाया करती थी। 12 बलूतेदार, इस तरह उन लोगों को कहा जाता था। तो कोई चप्पल बनाता, कोई मटका बनाता, कोई कपड़े सिलाता। तो सारी जो जरूरतें हैं, वो गांव के लोग ही एक दूसरे की पूरी करते थे। अब भी इसी तरह अगर गांव में सहकारिता हो, तो बड़े बड़े कारखाने या व्यवसाय या गृह उद्योग भी सहकारिता के द्वारा चल सकते हैं। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई,
कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। देखो, अब यहाँ शहर देहात को यह बता रहा है कि तुम्हारे यहाँ कौन सी अच्छी बातें हैं। साथ ही साथ सहकारिता पर आधारित क्या क्या व्यवसाय यहाँ हो सकते हैं। तो सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय जो कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, कृषि यानी खेती, लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग, तो कृषि उत्पादों पर आधारित लघु उद्योग भी यहाँ हो सकते हैं। उसी तरह फलोत्पादन, अलग अलग तरह के फल और वह आगे बेचना, उस पर कुछ विधि करना, कृतियां करना, औषधि वनस्पतियों की खेती जिसे आजकल बहुत मांग है, और इस तरह के जो छोटे छोटे लघु उद्योग है वह देहात में शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, देहात यानी ग्राम या गांव। तो यह क्या कह रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम प्रदूषण रहित वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपो यानी शोर, वाहनों का शोर शहर में बहुत सारा दिखाई देता है, सुनाई देता है। लेकिन देहात में इस तरह वाहनों का शोरगुल ज्यादा नहीं होता है, शांति होती है चारों ओर। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं, जो शहर के लोगों के नसीब नहीं होते हैं। शहर में इमारतों के जंगल है, तो आकाश का दिखना ही दुर्लभ है। तो सूरज कहाँ दिखेगा, चांद कहाँ दिखेगा, लेकिन ये सब देहात में बड़ी सरलता से देखने को मिलते हैं। यही बात, अच्छी बात जो है देहात के पास, वह शहर उसे बता रहा है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। अब देखो, ये जो शहर है, शहर अभी कैसे बदल गया है। वहां इमारतों का जंगल हो गया है, कंक्रीट का जंगल हो गया है। वहां खुला आसमान, बड़ा मैदान, ये बातें नहीं मिलती है। उनके लिए ये सारी बातें, शहर वासियों के लिए ये सारी बातें अनमोल एवं दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की आबादी बहुत सारी है। तो जो मकान है, इमारतें है, वो बिल्कुल एक से दूसरे मिली हुई होती है। न कहीं आकाश दिखाई देता है, न बड़ा मैदान दिखाई देता है। और ये सारा पाना शहर वासियों के लिए बिल्कुल अनमोल है और दुर्लभ भी है। अनमोल यानी अमूल्य या कीमती, दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला। तो यहाँ शहर वासियों को ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें। अभी तुम्हारा तहसील, तहसील यानी जिले का छोटा भाग, तो तुम्हारे जिले में तुमने क्या करना चाहिए, सब मिलाकर यहाँ सर्वांगीण विकास करने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। सर्वांगीण विकास, इसका मतलब है हर बात में विकास होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना, इसका मतलब सहायता लेना, मिलकर काम करना। यह बातें शहर देहात को समझा रहा है कि उसकी जो हालत है अभी, वह सुधारने के लिए इस तरह के काम देहात में भी होने चाहिए।
तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए, तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। देखो, अभी यहाँ शहर बता रहा है कि अभी जो बच्चे, स्कूली बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें बचपन में ही सही दिशा, उचित मार्गदर्शन किया जाए, तो वे बड़े होकर, भविष्य में यानी बड़े होकर शहर की और देहात की व्यथा कम कर सकते हैं। उचित मार्गदर्शन यानी योग्य, उपयुक्त मार्गदर्शन। व्यथा, इसका मतलब परेशानी, आंतरिक क्लेश या दुख। तो शहर की जो व्यथा है, देहात की जो व्यथा है, उसे कम करे कौन कर सकता है? अभी जो स्कूली बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, वही कम कर सकते हैं, क्योंकि वे भविष्य में बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम, प्रदूषण के दुष्परिणाम समझ जाएंगे और वे अच्छी तरह अपना विकास करेंगे। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। आशा स्थान, इसका मतलब जिससे उम्मीद रख सकते हैं। तो यहाँ शहर देहात को ये सारी बातें बता रहा है। कल का भविष्य अच्छा होने के लिए आज के बच्चों को उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, यह बता रहा है। तो इस तरह यहाँ शहर देहात को बहुत सारी बातें बता चुका है। अब उसने यह पत्र पूरा किया है। वह कहता है, तुम्हारा अपना शहर। तो इस तरह शहर ने अपने पत्र में देहात में जो समस्याएं हैं, उसी तरह शहर में भी समस्याएं हैं। तो देहात में क्या करना चाहिए जिससे देहात का विकास हो, यह बातें इस पत्र के द्वारा देहात को बताई है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम दोस्त, रिश्तेदार इनको लिखते हैं, कभी बधाई देते हैं, कोई संदेश देते हैं। तो इस प्रकार अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र जो है, कार्यालय, संस्थाओं, प्रकाशकों, दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं। तो दोनों पत्रों के अब हम कुछ नमूने देखते हैं। ये है अनौपचारिक पत्र के नमूने। पत्र कहाँ से लिखा है, किसने लिखा है, कौन सी तारीख को लिखा है, यह ऊपर लिखा है। पत्र बहन को लिखा है, इसलिए प्रिय यह संबोधन यहाँ लिखा है। पूरे पत्र में योगासन के बारे में, योगासन के फायदे के बारे में लिखा है। और पत्र की आखिर में क्या लिखा है कि माता पिता को प्रणाम, भाई को मेरा प्यार देना, तुम्हारी बहन आशा। तो यह पत्र एक बहन ने दूसरी बहन को लिखा है। ये जो दूसरा पत्र है, ये पिताजी को पत्र लिखा है। यहाँ भी तारीख है, पूज्य पिताजी। पिताजी है इसलिए संबोधन पूज्य पिताजी है। सादर प्रणाम। और यहाँ भी आखिर में माताजी को प्रणाम, छोटी बहन को प्यार, इस तरह ये घरेलू पत्र है। आखिर में आपका बेटा, आपका पुत्र, इस तरह लिखा जाता है। और यहाँ जिसे पत्र भेजना है उसका पता लिखा होता है। तो इस तरह अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, वह अपने हिसाब से जो चाहे उसमें लिख सकते हैं, उसमें किसी बात का कोई बंधन नहीं होता है। अब देखो, ये है औपचारिक पत्र, यानी ये रिश्तेदारों को नहीं लिखा जाता और दोस्तों को भी नहीं लिखा जाता। अभी पहला जो पत्र है, दूरदर्शन अधिकारी को कार्यक्रमों में सुधार हेतु सुझाव पत्र। तो यह पत्र लिखने वाले का यहाँ पता होता है और कौन से तारीख को पत्र लिखा है, वह तारीख होती है। सेवा में
महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली। तो जिसको पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र, तो इस तरह लिखा जाता है। वहां विषय लिखा जाता है, महोदय लिखा जाता है और आखिर में धन्यवाद दिया जाता है। फिर जिसने पत्र लिखा है वह भवदीय और अपना हस्ताक्षर करता है। तो यह दूसरा जो पत्र है, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। तो यहाँ स्कूल में प्रधानाचार्य महोदय को यह पत्र दिया गया है। उसमें भी विषय लिखा है, महोदय लिखा है, आखिर में धन्यवाद लिखा है, कौन सी तारीख को पत्र दिया है वह तारीख लिखी है, और जो पत्र लिख रहा है वह शिष्य है। तो आपका आज्ञाकारी शिक्षक, उसकी कक्षा, रोल नंबर आदि यहाँ लिखा है। तो यह दोनों औपचारिक पत्र के नमूने हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखते समय क्या फर्क होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पत्र के भाग दिए हैं। यहाँ अनौपचारिक पत्र में क्या लिखा जाता है, औपचारिक पत्र में क्या लिखा जाता है, यह बताया गया है। पहला है प्रेषक, इसका मतलब भेजने वाले का पता, जो बाईं ओर सबसे ऊपर दोनों ही पत्र में लिखा जाता है। तिथि दोनों ही पत्र में प्रेषक के पते के नीचे लिखा जाता है। जिसे पत्र भेज रहा है उसका नाम, पता। तो यहाँ लिफाफे के ऊपर नाम और पता होता है, लेकिन पत्र में संबोधन होता है। जैसे दोस्त हो तो प्रिय, बड़े हो तो आदरणीय। तो इस तरह। और औपचारिक पत्र में जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उसका पद क्या है, उसका विभाग कौन सा है, वहाँ ऑफिस कहाँ है, इसका पता लिखा जाता है। विषय कम शब्दों में। अनौपचारिक पत्र में अलग सा विषय नहीं लिखा जाता है। तो औपचारिक प्रश्न में पत्र में पत्र पाने वाले के पते के बाद ही यह विषय लिखा जाता है। अभी अभी हमने नमूना जो देखा है उसमें देखा है यह बात। संबोधन आदरणीय, प्रिय आदि संबोधन होते हैं। तो औपचारिक में महोदय, माननीय आदि संबोधन होते हैं। अभिवादन, प्रणाम, स्नेह, नमस्ते आदि होते हैं। तो औपचारिक पत्र में इस तरह अभिवादन नहीं लिखा जाता। पत्र का मुख्य भाग 2, 3 या 4 कितने भी अनुच्छेद में हो सकते हैं। औपचारिक पत्र जो है 2 अनुच्छेदों में ही लिखा जाता है। मुख्य भाग की समाप्ति। पत्र समाप्त करते समय शेष, कुशल, उत्तर की प्रतीक्षा आदि लिखा जाता है। और औपचारिक पत्र में धन्यवाद, सधन्यवाद, धन्यवाद सहित इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं। हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली आपका, तुम्हारा, स्नेहा, अभिलाषी आदि। और औपचारिक पत्र में भवदी, प्रार्थी, विनीत यह शब्द लिखे जाते हैं। हस्ताक्षर तथा दूरभाष। यहाँ हस्ताक्षर अनौपचारिक पत्र में नहीं किए जाते। तो औपचारिक पत्र में हस्ताक्षर करना जरूरी है। तो ये सारे फर्क अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र लिखते समय किए जाते हैं। इन्हें आप जरूर ध्यान में रखना। पाठ का सारांश। देहात और शहर। इस पाठ के द्वारा हमें क्या क्या पता चला है, यह कुछ शब्दों में यहाँ बताया जा रहा है, जिसे पाठ का सारांश कहा है। डिजिटल क्रांति के माध्यम से गांव के लोग जागरूक होने लगे हैं। सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं का लाभ उन्हें भी काफी हद तक मिलने लगा है। इसके बावजूद भी बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा, रोजगारी की समस्या के कारण लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है।
जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होने लगा है, जिनमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। तो यह हमारे पाठ का सारांश है। स्वाध्याय। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. आज स्वतंत्रता दिवस है, इस डैश में हार्दिक बधाई। 2. मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती डैश में परेशान हो उठता हूँ। 3. खेल तो डैश जीवन की आत्मा है। 4. तुम गांव वालों को डैश का महत्व समझाओ। 5. कितने भाग्यशाली हो तुम, डैश वातावरण में रहते हो। हम तो डैश के जंगल में बदल गए हैं। 7. अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने डैश का सहयोग ले। तो इन रिक्त स्थानों में पाठ से ढूंढकर योग्य शब्द अब यहाँ आपको लिखना है। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर आप अपने कापी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। बच्चों, आज हमने चौथा पाठ देहात और शहर पढ़ा है। इस पाठ में देहात ने शहर को जो पत्र लिखा है उस पत्र को पढ़ा और समझा है। यह पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए अगले वीडियो में हम शहर ने देहात को क्या पत्र लिखा यह जरूर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शहर ने लिखे पत्र के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।